ऑप्शन नंबर 3 फॉर योर मटेरियल कॉस्टिंग। जैसे कि लास्ट 2 लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो ऑलरेडी हम लोग ने बेसिकली इलस्ट्रेशन 6 या 7 तक हमने ऑलरेडी सॉल्व आउट कर चुका है, जहां पे हम लोग ने मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, एवरेज पीरियड, एवरेज रीऑर्डर क्वांटिटी, ये सब बारे में हम लोग ने बात किया था। अब आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर साइज। सर नाम से समझ में आ रहा है क्या इकोनॉमिक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए इकोनॉमिक। सर इकोनॉमिक का मतलब होता है कि क्या सस्ता, किफायती, टिकाऊ और बेस्ट। क्या सस्ता, टिकाऊ, किफायती और बेस्ट, मतलब सर सामान कम भाव में आए, ऑर्डर का खर्चा कम लगे और कैरी करने का खर्चा भी क्या लगे, कम लगे ना। कैरी करने का तो आपने ऐसा क्यों किया, अरे मेरा हाथ ऐसा चला गया भाई, ये नहीं है, ठीक है। क्या सर कैरी करने का मतलब होता है क्या, सर कैरी करने का मतलब होता है एक टाइम से लेके आगे के टाइम तक लेके जाने का। क्या बोला हमने, एक टाइम से लेके आगे के टाइम पे लेके जाने का। फॉर एग्जांपल देता हूं, कभी एप्पल खाओ, कश्मीर के एप्पल, ठीक है, तो सर एप्पल खाओ, एप्पल को एज इट इज एक हफ्ते के लिए अपने घर पे रख देना, देखना खराब हो जाएगा। रीजन, क्योंकि सर उसके अंदर मॉइस्चराइजर मतलब बाहर के साथ कीटाणु हमला करेंगे एप्पल खराब हो जाएगा। बट एक बार एक एप्पल के ऊपर मोमबत्ती जला के, पिघला के, उसको वैक्सिंग करके रख के देखना, एक हफ्ता क्या सर वो 15 दिन 20 दिन तक एज इट इज रहेगा। रीजन, सर वो वैक्सिंग से उसका एक लेयर बन गया, लेयर ने उस एप्पल को एज इट इज सुरक्षित रखा हुआ है और बाहर से कोई मॉइस्चराइजर, कोई कीटाणु उसके ऊपर हमला नहीं कर रहे। तो सर हर एक एप्पल को आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छे से वैक्सिंग करवाना पड़ेगा। अब वैक्सिंग करवाना पड़ेगा तो बच्चा वैक्सिंग के लिए खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा। वैक्सिंग करने वाला या जो मोमबत्ती जला रहा है, मोमबत्ती अकेला अपने आप में मोमबत्ती, उसके लिए भी तो कॉस्ट लगेगा ना, मोमबत्ती को खरीदना पड़ेगा ना, तो खरीदना पड़ेगा तो उसके लिए भी खर्चा लगेगा। तो जो खर्चा उस एप्पल को अच्छे से रख के आगे तक लेके जाने के लिए लग रहा है, दैट इज योर कैरिंग कॉस्ट, दैट इज योर कैरिंग कॉस्ट। अब नाम से समझ में आया सर ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, सर ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि बार बार आप जब प्रोडक्ट मंगाते हैं तो सर साथ ही हाथ बढ़ाना, ऐसा तो नहीं मंगा पाएंगे। तो सर अपने को एक ट्रक रखना पड़ेगा, जितने बार भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे ट्रक आएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट से मोबाइल मंगाते हैं, ठीक है बेटा, एक बार मोबाइल मंगा तो भी फ्लिपकार्ट वाले को बाहर का बॉक्सिंग इतना ही करना पड़ेगा। एक बार में तो 10 मोबाइल मंगा तो भी इतने ही साइज का बॉक्सिंग करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट के लिए जो डिलीवरी पार्टनर है, जो डिलीवरी वाले आते हैं, उसको खर्चा देना, कुरियर का खर्चा देना फ्लिपकार्ट वाले को भी इतने लगने वाला है। और अगर तू 10 एक साथ मंगा ले तो शायद कम लगेगा। सर कम क्यों लगेगा, क्योंकि सर एक बार तो एक मोबाइल मंगा रहा है तो भी तेरे को 30 रुपए लग रहा है, और एक बार में तू 10 मोबाइल मंगा रहा है तो भी 30 रुपए लग रहा है। तो सर जब तू 10 मोबाइल मंगाएगा ना तो तेरा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट 30 रुपया है वो 10 यूनिट में बंटवारे में बढ़ जाएगा। ऐसे सर आप जब एक मोबाइल मंगाते हैं तो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट तो 30 रुपए है, कॉस्ट इज सेम, बट जस्ट बिकॉज वी इंक्रीज और डिक्रीज द ऑर्डर साइज, ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर में यूनिट्स, तो सर जो कॉस्ट है एक यूनिट का वो बंटवारा हो जाता है और एक यूनिट के लिए खर्चा कम लगता है। मानो सर आ जाओ बोर्ड पे देख लेते सर क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, एक सेकंड क्या डिस्कस कर रहे हैं, आ जाओ ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट में तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरा ऑर्डरिंग का कॉस्ट लगता है, मानो मेरा ऑर्डरिंग का कॉस्ट लगता है कितना, 30,000 रुपए लगता है, ठीक है। मैं एक बार मंगाऊ मतलब एक ऑर्डर मंगाऊ तो 30,000 रुपए मेरा लगना है। अब मैं अगर दो अलग अलग क्वांटिटी मंगाता हूँ, ठीक है, क्वांटिटी का स्पेलिंग गलत है, मेरे को मालूम है, मेरे को अंग्रेजी नहीं सिखानी, कॉस्टिंग सिखाना। तो बच्चा क्वांटिटी मैंने समझो एक बार में एक ही यूनिट मंगाया और एक क्वांटिटी एक बार में 100 मंगाया, मतलब दो अलग अलग ऑर्डर किया, एक ऑर्डर में एक ही मंगाया, एक ऑर्डर में एक साथ 100 मंगा लिया। अब सर मैं जब बोलूंगा कि एक क्वांटिटी या एक पीस के लिए कितना अमाउंट लगा तो मैं बोलूंगा सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लग रहा है, 30,000 रुपया। बट यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ऑर्डरिंग के लिए 30,000 रुपये पूरा का पूरा लग गया। यहाँ पे क्या हो गया सर, 30,000 को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग 100 यूनिट्स, तो ये सर एक यूनिट के पीछे खर्चा लग जाएगा मात्र 300 रुपए। देख रहे हो यहाँ पे देखो, एक 30,000 हो गया, एक 300 हो गया। फर्क समझ में आया कि सर आपने यूनिट ज्यादा मंगाया एक ही ऑर्डर में तो सर वो खर्चा बढ़ गया अमंग वेरियस यूनिट्स, और इसके हिसाब से आपका खर्चा कम लग रहा है, आगे बढ़ते।
तो सर यही बात हो रही है कि ईओक्यू एक ऐसी क्वांटिटी बताता है कि सर आप जहां पे पूरे खर्चे को कम कर सकते हो, ऑर्डर भी कम कर सकते हो, कैरी कॉस्ट भी कम कर सकते हो और इस तरीके से आप अपने बिजनेस को एक अच्छा बेनिफिशियल मोड पे लेके जा सकते हो। आ जाओ ईओक्यू का समझ गए अपने को सर। थियरी, गुणगान, रामायण ये सब नहीं आने वाला, अपने को क्या आने वाला है बेसिकली बेटा, अपने को बेटा आने वाला है फॉर्मूला। तो अगेन फॉर्मूला के मास्टर में जाके लिखो, सॉरी फॉर्मूला के मास्टर में जाके ये फॉर्मूला को अपडेट करो जरा फटाक से। फॉर्मूला के मास्टर में जाके ये फॉर्मूला को अपडेट करो। क्या सर, EOQ इज इक्वल टू 2AOC द होल रूट, 2AO डिवाइड बाय C द होल रूट। ये आपने फॉर्मूला अपने मास्टर में लिख दिया, फॉर्मूला मास्टर में होप से लिख दिया होगा। इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। याद रखना आज अपना टारगेट है इलस्ट्रेशन 10 से 20, मतलब 10 हम आज के आज अपन कवर करेंगे। आज आप स्टार्ट करते हैं। So first illustration, a manufacturer buys certain essential spare from outside suppliers at rupees how much? बेटा बाहर से खरीदने में खर्चा कितना लगता है? 40 रुपया। The total annual requirement, पूरे साल में कितना यूनिट लगेगा? तो उसने बोला पूरे साल में यूनिट लगेगा 45,000। The annual cost of investment, सर याद रखा, annual cost of investment is my carrying cost, annual cost of investment is my carrying cost। और सर यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं annual cost ऑफ इन्वेस्टमेंट के वहां पे लिख दो तुम लोग, इसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। और याद रखना बच्चा जब भी एनुअल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बोलेगा तो आपको हमेशा इन परसेंटेज देगा। इन किसमें देगा? इन परसेंटेज देगा। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कैरिंग कॉस्ट का आगे यहाँ पे नीचे एक एरो मार के लिख लो, परसेंट इनटू कॉस्ट पर यूनिट, परसेंट इनटू कॉस्ट पर यूनिट। अब ये वाले सम में मेरे को बताओ बच्चा, हम लोग एक प्रोडक्ट बाहर से खरीदने में कितने में खरीद रहे बच्चा? तो उसने बोला कि सर 40 रुपए में खरीद रहे। और कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज कितना देके रखा हुआ? देखो जरा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज कितना था? 10। तो सर यहाँ पे कितना हो गया? 10%। जब आप लोग 40 का 10% निकालोगे तो इट वुड बी ₹4। ₹4 इज योर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ₹4 इज योर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल के रखा हुआ है सर, क्या बोला हुआ? The annual cost of investment of inventory is 10%. The cost of like rent of stationery, insurance, etc. per unit per year works out to be 1। मतलब सर 4 रुपए तो आपको कैरिंग के नाम पे लगता है और ये स्टेशनरी सब मिला के आपको 1 रुपए लगता है सालाना। तो पूरे साल में बच्चा कैरिंग कॉस्ट के नाम पे कितना रुपए गया? पूरे साल में कैरिंग कॉस्ट के नाम पे हो गया बच्चा 5। कितना हो गया? 5। आगे बोलते हैं सर कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर कितना लेके रखा? कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर देके रखा हुआ है 5। सर आपने एक चीज तो नहीं बताया क्या कि सर आपने वो 2AO डिवाइड बाय C का होल रूट बता तो दिया, बट उसमें A क्या है, O क्या है, C क्या है, वो कौन बताएगा? तो आ जाओ उसको भी देखा देता हूँ तुम लोग को वो क्या होता है, उसके ऊपर भी थोड़ा बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बुक में काफी क्लियरली लिखा हुआ A का मतलब क्या है? आई एम सो सॉरी, A का मतलब यहाँ पे काफी क्लियरली लिख के रखा हुआ है। A का मतलब एनुअल यूनिट्स, ठीक है। O का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट और C का मतलब है एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। सर यहाँ पे गौर फरमाना, यहाँ पे गौर फरमाना, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज पर ऑर्डर, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज पर ऑर्डर बट द कैरिंग कॉस्ट इज पर यूनिट। याद रखना यहाँ पे सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज पर ऑर्डर बट द कैरिंग कॉस्ट इज पर यूनिट। तो गलती से यहाँ पे पर ऑर्डर से कैलकुलेट मत कर देना, नहीं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, गुंडा गोल। ठीक है, आगे बढ़ते, चलो आ जाओ इसी पे सम खत्म कर लेते फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 10 को क्लोज कर लेते, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 को क्लोज कर लेते। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 10 को देख लो। फॉर्मूला भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 45,000 यूनिट चाहिए था, तो देखो A is 45,000, A is my 45,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 5 पर ऑर्डर, इसीलिए O कितना ले लिया 5, एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 4 + 1 दैट कम्स अप टू 5, तो इसीलिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पे कितना ले लिया 5। तो सर EOQ जब कैलकुलेट करेंगे तो EOQ का फॉर्मूला क्या बोला था सर? 2AO डिवाइड बाय C द होल रूट। तो ठीक है, 2 कितना, 2 तो एज इट इज आएगा। A कितना सर? A अभी हम लोग ने बोला 45,000, O कितना था? बोला कि सर 5 था, और C तो हम लोग ने कैलकुलेट किया तो वो भी 5 आ रहा था। तो मतलब क्या हो जाएगा सर? 2 × 45,000 × 5 डिवाइड बाय 5 ये आया, और इससे तो आप लोग फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 300 सेट्स। कितना आ जाएगा? 300 सेट्स। और इसके बाद जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो अगेन फॉर्मूला के लिस्ट में जाके ये भी लिखो, नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू EOQ
EOQ और ऑर्डर साइज, EOQ और ऑर्डर साइज, EOQ स्लैश ऑर्डर साइज द होल डिवाइड बाय, आई एम सो सॉरी यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, एनुअल कंजम्पशन, ठीक है। मीन द फॉर्मूला विल बी एक सेकंड वापस लिख देता हूँ। The formula will be annual consumption divided by EOQ अथवा ordering size, ठीक है। बढ़ू आगे में, चलो तो ये हिसाब से हम लोग ने यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन था 45,000 और EOQ हम लोगों ने निकाला 300, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 150 ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना आ जाएगा 150 ऑर्डर्स। डन, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी डिस्कस हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आ जाओ। सेम है पूरा का पूरा सम सेम है। यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक बोची दे के रखा हुआ है, क्या सर, एनुअल नहीं बोला, यहाँ पे क्या हुआ डिस्कस किया, सेमी। बेटा सेमी का मतलब होता है कि आधा, तो साल का आधा मतलब कितना महीना, 6 महीना। और आपके कैलेंडर में साल में कितना महीना होता है, क्या आपने कभी कैलेंडर देखा है, कितना महीना होता है, 24? गंदा गोल, 24 नहीं होता सर, 12 महीना होता है, ठीक है सर, 12 महीना होता है। और सेमी का मतलब होता है आधा, तो मतलब 6 महीने का भी जो डेटा देके रखा है ना 6000 यूनिट, तो ये 6000 यूनिट है, ये दिस इज फॉर 6 मंथ, दिस इज फॉर बच्चा 6 मंथ। अपने को 6 मंथ से नहीं जरूरत, अपने को कितना चाहिए, एनुअल। एनुअल में कितना होता है 12, तो मतलब सर इसको कैसे सॉल्व करोगे सर, इज इक्वल टू 6000 डिवाइड बाय 6 इनटू 12, तो आ जाएगा सर ये 12,000, बरोबर क्या। आफ्टर दैट परचेजिंग प्राइस पर यूनिट का प्राइस कितना देके रखा है, तो परचेजिंग प्राइस पर यूनिट का देके रखा है 45। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी डायरेक्टली देके रखा, और कैरिंग कॉस्ट के लिए तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ना द कैरिंग कॉस्ट विल बी 45, ये 45 ही था, कितना था 25 इंटू हाउ मच परसेंट, 3%, 25 इंटू हाउ मच परसेंट, 3% इंटू 4। So why 4? Why 4? क्योंकि सर here the word is written as quarterly, quarter boys, quarter, ठीक है, वो वाला क्वार्टर नहीं बच्चा, अपना जो पूरे साल है, साल में अगर अपने को क्वार्टर बोले तो मतलब 3 महीना, मतलब साल एक क्वार्टर में 4 टुकड़े होते हैं, 12 डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितना, सॉरी एक क्वार्टर में, हाँ एक क्वार्टर में 4 टुकड़े होते हैं, 12 डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 3 महीना। तो मतलब सर ये जो 3% दिया है, ये तो फिर 3 महीने का है, अपने को कितने महीने का चाहिए, 12 महीने का, तो इसीलिए इंटू 4 किया। तो जब मल्टीप्लाई करोगे और फाइनल निकालोगे तो इट वुड बी ₹3 आएगा, ये ₹3। और लास्ट में अपने को सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है और ईओक्यू कैलकुलेट कर देना है, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़े, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे आ जाओ। देख लो इलस्ट्रेशन नंबर 12 एक बार पढ़ लो। ठीक है, वो तो आपने पढ़ लिया होगा इलस्ट्रेशन नंबर 12। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 में एवरेज इन्वेंटरी लेवल देके रखा हुआ है 200 यूनिट्स। याद रखना बच्चा, जब भी एवरेज दिया हुआ है, ये एवरेज यूनिट्स के हिसाब से हम लोग कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये एवरेज के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। नाउ द ऑर्डरिंग या द नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर डे कितना देके रखा हुआ है 40, एवरेज डेली डिमांड कितना देके रखा हुआ है 48, और वर्किंग डेज कितना देके रखा है 250। अब मेरे को बताओ, रोज आप लोग 48 यूनिट्स कंज्यूम कर लेते हो, खा डालते हो, और दिन भर में आप मेरे लेक्चर्स अटेंड करने के लिए कितने दिन आते हो, 250 दिन, तो पूरे साल भर में आपने कितने यूनिट्स खा गए होंगे। तो सर पूरे साल भर में कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या सर 48 इंटू 250, 48 इंटू 250 अप्लाई कर दो, देखो आ गया 12,000। एक चीज आ गया। अब सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए, यहाँ पे डेटा देके रखा हुआ है, तो हियर द डेटा इज गिवन इज ऑर्डर पर ईयर, और यहाँ पे डेटा देके रखा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। सब पूरे साल में हमने इतने ऑर्डर लिए, वो डेटा दिया हुआ है, और पूरे साल में हमने इतने का ऑर्डरिंग के ऊपर खर्चा किया हुआ, ये दिया हुआ है। तो नाउ द कॉस्ट पर ऑर्डर हम लोगों का कैलकुलेट करना होगा, तो कॉस्ट पर ऑर्डर विल बी एनुअल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, द एनुअल कितना था 4000,
4000 और हम लोग को टोटल कितने ऑर्डर चाहिए थे, बोले तो 40। तो एक ऑर्डर के पीछे खर्चा कितना गया, मात्र रुपीस 100। ठीक है क्या, डन। वैसे ही हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा। नाउ अगेन सब पूरे साल में मेरे को कैरिंग के नाम पे 6000 रुपए इनकर हुआ और एवरेजली हम लोग कितने यूनिट्स का बफर रखते थे, तो मैंने 2,200 यूनिट। और मैंने आपको जब मैं एवरेज इन्वेंट्री पढ़ रहा था तभी मैंने आपको बोला था कि बच्चा यही वो एवरेज इन्वेंट्री जिसको हम लोग यूज करेंगे कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने में। सर ये सब चीजें थोड़ी नहीं है, हाँ बच्चा थोड़ी नहीं है, पर थोड़ी आपको चीजें दिमाग में बैठानी पड़ेगी। हाँ अगर इस तरीके का समय आया तो मेरे को ऐसा सॉल्व करना है, ऐसे तरीके का समय तो मेरे को ऐसा सॉल्व करना है। देखो द वैरायटी ऑफ द सम्स आर जस्ट चेंजिंग बट द बेसिक द फॉर्मूला कंटेंट इज द सेम। घूम फिर के हमको जो कंटेंट ढूंढना है, फॉर्मूला लगाना, आराम, खत्म, सम खत्म। ठीक है, आ जाओ इसके। तो लास्ट में द 6000 को भी हम लोग क्या करेंगे, 6000 को भी हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे 6000 डिवाइड बाय 200 यूनिट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 30 पर यूनिट। और लास्ट में अपने को क्या कैलकुलेट करना होता है, EOQ। और इस तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी खत्म, फिनिश, समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 13। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 13, जी लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट। जी लिमिटेड करके कंपनी है, ठीक है, वो क्या बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है। हैज अ मंथली डिमांड। बेटा डिमांड चाहिए होता है एनुअली, इस गधे ने दिया हमको डिमांड मंथली, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बोलो बच्चा, क्या करना पड़ेगा, सिंपल सर, एनुअल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 12। तो सर 4000 इंटू 12 करोगे तो आपको मिल जाएगा 48,000। दिस इज एनुअल डिमांड। आगे बढ़ते हैं, द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ कंपोनेंट एक्स। ओके, अब यहाँ पे कुछ नया आ रहा है। एक प्रोडक्ट जी जो बनाती है, ठीक है, प्रोडक्ट जी जो बनता है उसको क्या लगता है, कंपोनेंट एक्स। और एक कंपोनेंट का भाव कितना लेके रखा हुआ है सर, 20। देखा यहाँ पे 20 फॉर एवरी वन फिनिश प्रोडक्ट। मतलब जो जी लिमिटेड बना था ना, वो फिनिश प्रोडक्ट कितने कंपोनेंट लगेंगे, 1 यूनिट। बेटा क्या है मालूम है, मैंने आपको बोला था ना कि मैं कुर्सी बनाता हूँ और कुर्सी बनाने के लिए मेरे को 20 ग्राम का या 200 ग्राम का प्लास्टिक लगता है। तो यहाँ पे वही है कि सर एक प्रोडक्ट जी बनाने के लिए हर एक टाइम एक कंपोनेंट एक्स लगेगा। क्या बोला, एक प्रोडक्ट जी बनाने के लिए हर एक टाइम एक कंपोनेंट क्या लगेगा, एक्स लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद उसी तरीके से कंपोनेंट एक्स का कॉस्ट देकर रखा हुआ है। एंड आफ्टर दैट नीचे आपको दिया हुआ है द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹120 एंड लास्ट द होल्डिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम। तो सर अब मेरे को बताओ EOQ कैलकुलेट करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द EOQ किसका करोगे, ऑब्वियस है सर, जी लिमिटेड का कॉस्ट का डेटा ही नहीं दिया है, जी लिमिटेड का कॉस्ट का डेटा ही नहीं दिया है, तो कॉस्ट का डेटा दिया है सिर्फ कंपोनेंट एक्स का। तो आप बताओ किसका करोगे, जी का कि कंपोनेंट एक्स का। सीधी सी बात है सर, अगर कैरिंग कॉस्ट मेरे को निकलना है तो कैरिंग कॉस्ट इसको अमाउंट पे देना चाहिए था, उसने कैरिंग कॉस्ट अमाउंट में दिया नहीं, मेरे को परसेंटेज अप्लाई करना होगा। जब मैं परसेंटेज अप्लाई करूंगा, ठीक है, ये इक्वल टू द परसेंटेज अप्लाई करूंगा, इधर मेरे को कॉस्ट चाहिए। अब कॉस्ट चाहिए तो मेरे को प्रोडक्ट जी का कॉस्ट दिया ही नहीं, तो मैं क्या बेटर है सम नहीं करूं, नहीं सर, फिर मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट एक्स का कैरिंग कॉस्ट निकालूंगा। अब जब मैं कंपोनेंट एक्स का कैरिंग कॉस्ट निकाल रहा हूं बच्चा, तो सीधी सी बात है EOQ भी अब मेरे को किसका निकालना पड़ेगा, कंपोनेंट एक्स का। ठीक है, तो आ जाओ लास्ट में करते हैं इसका कैरिंग कॉस्ट, पहले कैलकुलेट करते फटाफट। कैरिंग कॉस्ट है सर, एक कंपोनेंट एक्स का भाव बोल के रखा हुआ है 20 रुपया और कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज दे के रखा हुआ है 10%। तो अप्लाई करेंगे 10% को, तो आ जाएगा ₹2 आएगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट का कॉस्ट। ऑर्डरिंग का साइज, सॉरी ऑर्डरिंग का कॉस्ट बोल के रखा हुआ है ₹10। और हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे एनुअल यूनिट्स कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे एनुअल यूनिट्स कैलकुलेट कर लिया 48,000। और इस तरीके से EOQ कैलकुलेट कर लेंगे और ये कंपोनेंट एक्स का EOQ होगा और ये सम भी क्या हुआ, समाप्त। बड़े आगे, सांस ले लो भाई, सांस ले लो। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ और अंदर रखे रहो। तो छोड़ने में तो बोलो हाँ रिलीज कर दो भाई। चलो हो गया, मेंटली फ्री हो गए, बढ़े आगे, लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो अहेड, स्टार्ट करें आगे।
The purchase manager of an organization has collected the following data for one of the product A class, ठीक है, A class item, interest of locked up capital, अच्छा interest of locked up capital, वर्ड बहुत नया आया, interest of locked up capital. The word interest of locked up capital means the carrying cost of that capital. क्या बोला? कैरिंग कॉस्ट ऑफ दैट कैपिटल. अच्छा कैरिंग कॉस्ट कितना लेके रखा हुआ है? तो बोला सर इंटरेस्ट के नाम पे मैंने 20% लेके रखा हुआ. नेक्स्ट ऑर्डरिंग प्रोसेसिंग कॉस्ट, हर एक ऑर्डर को बार बार प्रोसेस करना पड़ता है. प्रोसेस करना पड़ता है क्या सर? मेरे पास ऑर्डर आएगा, मैं ऑर्डर को पैकिंग वैकिंग करेगा, ऑर्डर के लिए ट्रांसपोर्टेशन वाले को बुलाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, तो इसके लिए कुछ खर्चे लगते हैं. तो उसके लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लेके रखा है? एक ऑर्डर के लिए कितना देगा? ईच ऑर्डर का मतलब एक ऑर्डर, ईच का मतलब होता है एक, तो एक ऑर्डर के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना देके रखा हुआ है? बोला तो सर यहाँ पे 100 यूनिट देके रखा हुआ है. तो नेक्स्ट इंस्पेक्शन के नाम पे कितना देके रखा हुआ है? अगेन 50 यूनिट देके रखा हुआ है. फॉलो अप कॉस्ट के नाम पे कितना दिया हुआ है? 80. और नीचे पिलफरेज ऑफ इन्वेंट्री, होल्डिंग कॉस्ट दोनों. तो मींस क्या हो जाएगा मालूम है? मींस क्या हो जाएगा मालूम है? यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट को भी पहले परसेंट में कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 20% प्लस 5% पिलफरेज वाला प्लस 15% अदर होल्डिंग कॉस्ट वाला. तो सबको मिला दूंगा तो मेरा बन जाएगा ये 40%. मतलब कैरिंग कॉस्ट इसमें मेरा कितना आ जाएगा? 40% का कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा. उसके बाद ही साथ हमको और एक चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट. सर ऑर्डरिंग कॉस्ट क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है? क्योंकि बेटा ऊपर जो देके रखा है सिर्फ ऑर्डरिंग का प्रोसेसिंग का कॉस्ट देके रखा है और नीचे टुकड़े टुकड़े में ऑर्डर के रिलेटेड बात कर रहा है. अब मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग इंस्पेक्शन करोगे, माल आने के बाद ही इंस्पेक्शन करोगे, गुड्स आने के बाद ही इंस्पेक्शन करोगे. अब गुड्स आएगा तो गुड्स आने के लिए तो खर्चा लग रहा है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और वो ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है, ऑर्डर हो रहा है तब लग रहा है, और ऑर्डर हो गया, माल आया, तब तो जाके तुम इंस्पेक्ट करोगे. तो सर क्या मैं बोल सकता हूँ ऑर्डरिंग और इंस्पेक्शन साथ ही साथ वाला है, भाई भाई है, ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद बोल के रखा है क्या? फॉलो अप कॉस्ट. क्या बोल के रखा है? फॉलो अप कॉस्ट. तो फॉलो अप मतलब अब जैसे कि आप लोग ही हो, इतने महानुभाव लोग हो, अगर ये चीज में अगर आपको फ्री कंटेंट ना दो, आपको पैसे दूं, या आप लोगों को कोई ट्यूशन का पैसे देना हो, सब टीचर फोन कर करके थक जाएगा. बट हम तो क्या ठहरे? पैसे देने से रहे, ठीक है. तो सर फॉलो अप, बार बार फोन करो, पैसे मांगो, फॉलो अप. तो सर फॉलो अप मतलब ऑर्डर कहाँ पहुंचा सर? हाँ इधर पहुंचा सर, ये नाका पे पहुंचा, यहाँ पहुंचा. बार बार पूछने के लिए एक आदमी को बैठा, आदमी सैलरी लेता है, तो सैलरी मेरे लिए खर्चा है. बढ़ता हूँ आगे. उसके बाद नेक्स्ट सर पिलफरेज, और वो परसेंटेज में देके रखा. परसेंटेज तो हम लोग एक ही जगह ऐड करते हैं. कहाँ ऐड करते हैं सर? कैरिंग कॉस्ट में. इस तरीके से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आ जाएगा? मेरे को बात बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आ जाएगा? तो ऑर्डरिंग प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना देके रखा था? 100. इंस्पेक्शन कॉस्ट बोला 50 और 80 रुपए क्या बोला था? फॉलो अप कॉस्ट बोला था. और लास्ट में एक लाइन देके रहता है अदर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट. खरीदने के लिए और कुछ खर्चे लग रहे हैं, कितना बोल के रखा है? 170. जब मैं ये सबको प्लस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को कितना आ रहा है? 400 रुपीज. कितना आ रहा है? 400 रुपीज. और इसी तरीके से क्या आ जाएगा? EOQ के लिए सारा डेटा रेडी हो गया, और यहां से हमारा EOQ हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि आएगा 446.78, राउंडिंग ऑफ टू 447. ठीक है. तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने ये सम कर लिया तो आप कोई भी सम कर पाओगे. इट इज अ सम जो बहुत ज्यादा घुमा रहा है. द नेक्स्ट बढ़ते आगे इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे. ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे आ जाओ. इलस्ट्रेशन नंबर 15 क्या है, इसके ऊपर इसको डिस्कस कर लेते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 15, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ रॉ मटेरियल व्हिच इज परचेज्ड एट ₹60. एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए खर्चा कितना लग रहा है? बोला 60 पर केजी. द कंपनी इनकर्स अ हैंडलिंग कॉस्ट. हैंडलिंग कॉस्ट कितना इनकर करते हैं? 360. मतलब वो प्रोडक्ट को एक साइड से दूसरे साइड तक लेके जाने के लिए 360 रुपया, प्लस द फ्रेट ऑफ रुपीज हाउ मच? फ्रेट ऑफ रुपीज हाउ मच? अच्छा 390 पर ऑर्डर. द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल इज 0.5 पर केजी. प्रति महीना बच्चा, प्रति महीना अपने को चाहिए होता है साल का, अपने को चाहिए होता है साल का. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम बोला है. पर एनम का मतलब नहीं होता साल का, इसीलिए इनटू डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा. तो 0.5 इंटू 12 करोगे तो कितना हो जाएगा? ₹6. कितना हो जाएगा? ₹6. द नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल
ठीक है। इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ द फाइनेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरी और रॉ मटेरियल इज ₹9, मतलब एडिशनल कैरिंग कॉस्ट कितना है, 9 रुपया। द एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कितना है, 1 लाख यूनिट्स एंड 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब क्या सर, हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेट ईओक्यू बोल रहे ऑफ रॉ मटेरियल का, यहाँ पे बोल के रखा कैलकुलेट ईओक्यू रॉ मटेरियल का, तो हम लोग में रुक गया, हम लोग को बाद में बोलते हैं, पहले इसको देख लो, कैलकुलेट रॉ मटेरियल। ईओक्यू का बोला, ईओक्यू का रॉ मटेरियल्स बोला है या रॉ मटेरियल्स का ईओक्यू बोला है, ठीक है। अब सर 1 लाख यूनिट का प्रोडक्ट बनाना है और हर 1 लाख यूनिट में से हम कितना यूनिट निकाल सकते हैं, 2.5। हम कितना यूनिट निकाल सकते हैं, 2.5। तो एनुअल रिक्वायरमेंट अगर मैं बोलूं कि मतलब मैं बोलता हूं ना कि यार तू 1 किलो बेसन लेगा तो उसके अंदर तेरे 10 वड़े बनेंगे, तो क्या सब खाने की बात करते हो, हाँ भाई करता हूँ, क्या तकलीफ है उसमें, ठीक है। तो अगर 1 किलो में अगर 10 वड़े निकलेंगे, मैं तेरे को बोलता हूँ 100 वड़े बना के दे मेरे को, तो तू क्या बोलेगा कि मैं 100 किलो बेसन लाऊं कि 10 किलो बेसन लाऊं। मतलब क्या सर, बेसिकली सर जितना भी मेरे को रिक्वायरमेंट है, जितना भी रिक्वायरमेंट है, इसमें से मेरे को 2.5 यूनिट 1 किलो में बन के मिल जा रहा है, तो मेरे को रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा रिक्वायरमेंट, 40 kg यूनिट्स का। कितना हो जाएगा, 40 kg रॉ मटेरियल्स का। और आगे लिख दो तो ये है तुम्हारा रॉ मटेरियल, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, रॉ मटेरियल। आफ्टर दैट हैंडलिंग सॉरी हाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए 2 बोल के रखता है। एक तो बोलता है कि ऑर्डर को हैंडल करके अच्छे जगह लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन में अच्छे से चढ़ाना, लोडिंग अच्छे से करना, रैपिंग अच्छे से करना, प्लास्टिक अच्छे से चढ़ाना, उसके लिए हैंडलिंग कॉस्ट लगता है कितना बोला है, 360। और ऑर्डरिंग कॉस्ट अलग से बोल के रखा हुआ 390। तो मतलब सर ये जो पैकेजिंग होता है, जो ये रैपिंग होता है, उसको अच्छे से संभाल के गाड़ी में लोड करना, ये सब हमें गाड़ी में लोड करने के लिए तो खर्चा लग रहा है, हाँ ऑर्डर करने के लिए तो खर्चा लग रहा है, तो जोड़ो इसको ऑर्डरिंग में। इसीलिए देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट में इन लोग ने 750 कंसिडर किया। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बोला था कैरिंग कॉस्ट के लिए 6 रुपए तो लोगे, बट उसके साथ आगे लाइन बोल दिया कि 9 रुपया प्रति एनम और भी खर्चा लग रहा है, तो 6 + 9 उसने लिया। एंड हियर अगेन द कैरिंग कॉस्ट वाज 15। सही, इतना मिल गया डेटा, फटाफट अप्लाई करो, यूपी निकल जाएगा। डन। बढ़े आगे इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे, ले लो देख लो, अच्छे से समझ लो, मैं इसके नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, देख लो। Illustration number 16. Start with the illustration number 16. The following information is relating to a type of raw material available. Sir, annual demand दे के रखा हुआ है, देखो यहाँ पे एनुअल डिमांड दे के रखा हुआ है। कितना दिया एनुअल डिमांड, 2000 यूनिट्स। 1 यूनिट का प्राइस कितना दे के रखा है, 20 रुपया। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दे के रखा हुआ है, कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, 20। और सर ये स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट, ये सब होता है, ये सब कैरिंग कॉस्ट का, ये सब परसेंट वाले जो भी सब कैरिंग कॉस्ट ही होते हैं। तो सर अगेन ये दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 10% आ जाएगा। और यूनिट प्राइस भी दे के रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 रुपया। और सम सॉल्व करेंगे, लो हो गया सम सॉल्व, खत्म बात, कोई बड़ी बात नहीं है अगर डेटा आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। डेटा अच्छे से पढ़ो और सॉल्व करो, कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा नो AIC करके एक नया चीज आ गया, क्या सर, एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट। क्या, एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट। सर एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट को मैं प्यार से AIC बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं, AIC, एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट। तो एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट इज कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, 3 चीजें होती है उसके अंदर। क्या होती है 3 चीजें, उसके बारे में बात करते हैं। The 3 components are, the first component is the cost of the product, the cost of product। और cost of product का फॉर्मूला है, cost of product का फॉर्मूला बेटा जब मैं एरो कर रहा हूं तो एरो का मतलब है इस पर्टिकुलर चीज का फॉर्मूला, ठीक है। तो cost of product का फॉर्मूला है यूनिट, ठीक है, इनटू यूनिट प्राइस, मतलब कितने यूनिट तुमने खरीदे और क्या भाव से खरीदे। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के साथ ही साथ इसमें और क्या जुड़ जाता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, सर ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डर प्राइस पर यूनिट, सॉरी पर यूनिट पर ऑर्डर।
लास्ट में बोल के रखा है। सर कैरिंग कॉस्ट भी आएगा। अगेन नाउ कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या देके रखा हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, मीन्स ये तीनों को मैं जब समाप्त करूंगा, तो मेरे को मिल जाएगा मेरा AIC। सर इसी के साथ साथ नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए भी फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू EOQ या ऑर्डर साइज एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय EOQ या ऑर्डर साइज। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला लिख दिया नंबर ऑफ ऑर्डर्स का। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे एक लास्ट फॉर्मूला और एक लिख दो, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लिख दो। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लिखो, क्या लिखोगे, EOQ या ऑर्डर साइज द होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने पूरा फॉर्मूला कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो, फॉर्मूला कॉपी कर लो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जो फॉर्मूला फटाफट। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का एक फॉर्मूला है और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है। ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर चाहिए होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कहां से निकलता है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से फॉर्मूला दे दिया है। नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट के लिए चाहिए होता है एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री कैसा निकलता है उसके लिए भी मैंने अलग से फॉर्मूला दे दिया है। होप सो आपने पूरे फॉर्मूलास को कॉपी कर लिया है और इसी तरीके से आपने इलस्ट्रेशन नंबर 16 का AIC भी कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 17। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 17 आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 17 में एक्स लिमिटेड, मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूं, अगर आपने फॉर्मूला तो लिख ही लिया है तो मैं फिलहाल के लिए इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं। ठीक है, आ जाओ। नाउ एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट Z and provides the following information। तो कितना है डिमांड, Z का डिमांड कितना है 1000 यूनिट, वो भी प्रति महीने का डिमांड है। कितने दिन का डिमांड है, प्रति महीने का। तो सर अपने साल में कितने महीने होते हैं, 24 है ना, दूंगा लाफा 12 महीने होते हैं, तो 1000 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 12000। डन। उसके बाद सर सेमी एनुअल, सेमी का मतलब मैंने अपने थोड़ा टाइम पहले बोला था कि सेमी का मतलब होता है 6 महीना, और हमको जो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज चाहिए होता है कितने महीने का चाहिए होता है, तो एनुअल मतलब 12 महीना। तो इसको भी अगर सेमी है मतलब आधा है तो इसको क्या कर दो, इंटू 2 कर दो, तो 12 महीने का हो जाएगा, तो दैट इज 12% हो जाएगा ये भी। आगे बढ़ते, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड यूनिट पर यूनिट टू ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट इज 2 kg। क्या बोल रहा है सर, 2 किलो यूनिट लगता है, 2 किलो यूनिट लगता है मेरे को एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। याद आ रहा है पिछला था इलस्ट्रेशन नंबर 16 या 15, उसमें क्या हो रहा था कि 2.5 यूनिट निकल रहे थे 1 किलो में से, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को 2 यूनिट लग रहे, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को 2 यूनिट लग रहे। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ऑलरेडी डायरेक्टली देके रखा हुआ है और परचेज प्राइस भी देके रखा हुआ है। तो अभी हम लोग EOQ बोला हुआ है, कैलकुलेट द EOQ एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट और एडमिन कॉस्ट। सर यहाँ पे जब वर्ड उसने काफी क्लियरली बोल के रखा हुआ है कि सिर्फ एनुअल कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बारे में बताओ, तो क्या आप AIC का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे जो ऊपर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था AIC का फॉर्मूला, क्या हम पूरा AIC का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, नहीं बेटा, हम यहाँ पे पूरा AIC का फॉर्मूला डिस्कस नहीं करेंगे। फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, बट यहाँ पे हम लोग AIC के अंदर हम लोग ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि सर हमने क्लियरली बोल के रखा है कैलकुलेट द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, वो भी एनुअल वाला। तो एनुअल वाला कैलकुलेट करने के लिए तो यही तरीका हम लोग कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। बढ़ते आगे, इलस्ट्रेशन नंबर 17 देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 17 में एनुअल डिमांड कैसे कैलकुलेट हुआ सर, 1000 यूनिट एक महीने में लगता था और मैंने कितने महीने काम करता हूँ, 12 महीने। सर एक यूनिट बनाने के लिए कितना क्वांटिटी का रॉ मटेरियल लगता है, तो बोला 2, तो इसीलिए मल्टीप्लाई हुआ 1000 इंटू 12 इंटू 2, दैट कम्स अप टू 2,40,000 यूनिट, दैट कम्स अप टू 24,000 यूनिट। आफ्टर दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट डायरेक्टली देके रखा हुआ है एंड कैरिंग कॉस्ट के लिए यहाँ पे एक इशू था, क्या था कैरिंग कॉस्ट के लिए इशू, सब वहां पे सेमी बोल के रखा था, उसको एनुअल करना तो इंटू 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 25 इंटू 6%
इंटू 2 इन लोग ने यहाँ पे करते हैं, दैट कम्स अप टू 3। इस तरीके से उन लोग ने यहाँ पे ईओक्यू कैलकुलेट किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में उन लोग ने एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड आउट किया। तो मैंने जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए फॉर्मूला लिखाया था कि एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय ईओक्यू, तो यहाँ पे भी उन लोग ने एनुअल कंजम्पशन 24,000 लिया और ईओक्यू 1200 लिया, लास्ट में आ गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट उन लोगों ने कैलकुलेट किया 20 into 90 पर ऑर्डर, दैट कम्स अप टू 1800। नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट के लिए सर एवरेज इन्वेंटरी चाहिए होता है जिसका फॉर्मूला है ईओक्यू डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे देखिए इन लोग ने भी ईओक्यू इंटू 1/2 किया। इसका मतलब यही होता है कि भाई अपने ईओक्यू को डिवाइड बाय 2 कर दिया इनटू कैरिंग कॉस्ट रुपया वाला कितना आया था सर 3 रुपया, तो मल्टीप्लाई किया 1200 into 3 डिवाइड बाय कितना आ गया 1800, दोनों को प्लस किया, लास्ट में कितना आ गया 3600, लास्ट में दिख रहा है यहाँ पे 3600। इस तरीके से आपका इलस्ट्रेशन नंबर 17 भी खत्म। इलस्ट्रेशन नंबर 18, 19, 20 ये आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। आज के लिए लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। टिल देन राधे राधे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।